मैं हूं मिहिर भट्ट। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट अड्डा में। आज का दिन बहुत ही अहम है, ऐतिहासिक है और इस मौके पर हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक स्थान यानी कि कनॉट प्लेस में और हमारे साथ आज यहाँ पर कुछ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी हैं और आज हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक चलाया है जिससे बाजार इतना खुश है, आम जनता खुश है और सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी बजट के बाद विरोध पक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में कमियां निकालने के लिए कुछ नहीं है। तो आप भी बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बजट में खास घोषणाएं क्या हुई है, खास अनाउंसमेंट्स क्या हुई है, क्योंकि समाज के हर तबके को इस बजट में कहीं ना कहीं कुछ देने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात, 2005 के बाद ये पहला बजट है जिसे शेयर बाजार ने इतना बड़ा थम्स अप दिया है, इतनी तेजी आज के दिन दिखाई है। हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान इस शो में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, सरकार के नुमाइंदे केसी त्यागी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता जेडीयू के। शाहनवाज हुसैन कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस से। मोहन गुरुस्वामी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट। और साथ ही रसना के चेयरमैन पीयूष खंबाता हमारे साथ जुड़ेंगे। मोबी क्विक की को फाउंडर उपासना टाकू हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही बीएम सिंह फॉर्मर चेयरमैन सीबीडीटी के हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ देश के सबसे बड़े बैंक्स में से एक यानी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर भी जुड़ने वाली हैं। सो लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू बजट अड्डा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव फ्रॉम कनॉट प्लेस दिल्ली। लेकिन सबसे पहले मैं मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल के पास जाना चाहूंगा। और गौरव, सबसे पहले आप एक क्विक मूड चेक कीजिए जनता के साथ, उन्हें यह बजट कितना समझ आया और कैसा लगा, क्विकली। बिल्कुल मिहिर, और मूड चेक करने की आप बात कर रहे हैं। आप देखिए हमने बजट अड्डा का यहाँ पर सेटअप लगाया है और बजट अड्डा जहाँ से कर रहे हैं, आप देखिए कितने लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर और कितनी अच्छी गैदरिंग यहाँ पर लोगों की हो चुकी है। आप सभी बजट के बारे में बताने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए। बजट के बारे में आज अपनी राय जी बिजनेस पर, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पर रखेंगे। ठीक है, तो मिहिर देखिए लोग तो बहुत तैयार हैं और लोग अपनी राय रखेंगे। जल्दी से एक क्विक मूड में ले भी लेता हूं। बताइए यहाँ पर आप बताएंगे कोई यहाँ पर बजट कैसा रहा आज का? बताइए, खड़े होके बताइए। आज का बजट बहुत अच्छा रहा, खासकर जो नौकरी करने वाले आदमी हैं उनके लिए बजट में बहुत बड़ी राहत मिली है और देश की प्रगति के लिए बजट बहुत अच्छा है। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? जी बोलिए जल्दी, कैसा रहा बजट? बताइए। सर, आज का बजट काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कृषि सेक्टर के लिए उन्होंने पूरा बजट बनाया था, डिजिटाइजेशन के लिए कि पीओएस मशीन सस्ती हो गई है। लेकिन मेरा सवाल ये कि यूथ के लिए सवाल बाद में, बजट कैसा रहा? बजट अच्छा रहा, मतलब लेकिन फिर भी यूथ के लिए थोड़ा कम है। चलिए, आपका सवाल उठाएंगे, यूथ का सवाल उठाएंगे। बताइए, आप बताइए। मैं समझता हूँ रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया गया है और अब घर लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इस टाइम पे। सबसे बड़ी चीज, सबसे ज़्यादा घर लेना सबसे ज़्यादा आसान, तो मैं पूरे थम्स अप दूंगा इस बजट। तो मेरे जनता का तो थम्स अप है। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास लौट कर आएंगे गौरव, लेकिन इस समय हमारे साथ मिस्टर केसी त्यागी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता जेडीयू के। मिस्टर त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमारे इस खास पैनल में। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा मिस्टर त्यागी कि इस बजट के बाद विरोध पक्ष की तरफ से कुछ ज्यादा सुनाई नहीं दिया और हमारी जो थीम थी वो ये थी कि ये एक जेन नेक्स्ट बजट है। ये बजट देश को नई दिशा में लेकर जा सकता है, देश की इकोनॉमी को नई दिशा में लेकर जा सकता है। उस पर ये कितना खरा उतरा है वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस बजट को कैसे देखते हैं? कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें 2016-17 में इंडस्ट्री सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो घटकर 5.2% रह गई है और पिछले साल ये 7.5% थी। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने खुद माना है इकोनॉमिक सर्वे में कि जॉब कम हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे नोटेड दैट देयर हैव बीन जॉब लेसेस, डिक्लाइन इन फार्म्स इनकम्स, सोशल डिसरप्शन
स्पेशली सर्वे में तो काफी कुछ कहा जाता है त्यागी जी, जो कि एक इंटेंट होता है इकोनॉमिस्ट का। बजट में वो किया जाता है जो बजट पॉलिटिशियंस बनाते हैं, जैसे कि मशहूर कहावत है, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बाय इकोनॉमिस्ट बट बजट इज मेड बाय पॉलिटिशियन। ये बजट उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या वाकई मास्टर स्ट्रोक है? पहले जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन है, कोई इकोनॉमिक सर्वे को ऐसा आप नज़रअंदाज मत कीजिए। पार्लियामेंट में जब हम लोगों को दिया जाता है ये इकोनॉमिक सर्वे, वो भारत की तस्वीर होती है। जो आप लोग पेश कर रहे हो वो भारत की तस्वीर नहीं है। उसमें कहा गया है कि जॉब गए हैं, तो सबसे पहला जो सरकार को करना चाहिए था कि जो लघु कुटीर उद्योग हैं, MSME है, मैं उस कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूं पार्लियामेंट का, काफ़ी उसमें राहत दी गई है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ब्याज के लिए जो आपने बताया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण है, तो मैं आपको बता दूं इसमें 80% जो है वो एग्रो बिजनेस कॉरपोरेट सेक्टर के यहाँ जाता है, खाली 15-20% जो है ग्रामीण सेक्टर में रहता है। मुझे अफसोस के साथ रजिस्टर्ड कराना है कि यूपीए की तर्ज पर एनडीए के शासनकाल में भी 36% लोगों ने पहले के मुकाबले में ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। के लिए हम उम्मीद कर रहे थे कि छोटे किसानों के जो मार्जिनलाइज किसान हैं उनके कर्जे माफ होंगे। इसमें हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। मिस्टर त्यागी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राशिद अलवी जी हैं। राशिद जी, स्वागत है आपका इस मंच पर और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार इस मंच पर शामिल होते रहे हैं। लेकिन अब आप आए उससे पहले हमने जनता से भी एक राय ली। जनता ने थम्स अप दिया है, दलाल स्ट्रीट ने थम्स अप दिया है, इंडिया इंक के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज मुखिया हैं उन सब से हमने बात की, उन्होंने थम्स अप दिया है। कांग्रेस का बयान मुझे समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने कहा कि राजनीति को साफ करने की कोशिश की गई लेकिन ये मुंह अच्छा नहीं है, ये किसान विरोधी बजट है, जबकि जो किसानों के नुमाइंदे हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये प्रो किसान बजट है। विरोध पक्ष को ज़्यादा कुछ मिला नहीं है इस बजट में क्रिटिसाइज करने के लिए। देखिए, जो लोग थम्स अप कर रहे हैं 2019 तक मुझे पूरा भरोसा है वो थम्स अप करते रहेंगे। 2019 के बाद उनमें बदलाव आएगा। इस बजट के अंदर कौन सी ऐसी ख़ास बात है जिसके लिए थम्स अप किया जाए? किसानों का कर्जा अगर माफ़ कर देते, हमने 70,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ किया था। आज आपने कहा है कि किसानों को कर्जा दिया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आती ये बात कि सरकार को इतनी समझ है कि नहीं है। किसान को कर्जा दोगे, ज़्यादा सुसाइड करेंगे, उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम आपको कितना एहसास है टमाटर की क्या कीमत है, आलू की क्या कीमत है, किसान किस दौर से गुजर रहा है। आप उसे अगर और बजाय इसके कि आप उसके कर्जे को माफ करें। आपको क्या लगता है क्या नहीं हुआ इस बजट में? मैं एक एक करके बताता हूँ आपको इसके अंदर जल्दी क्या बताइए। हुआ। बजट के अंदर किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया है। एक 3 लाख रुपए की आपने इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की है। कल अगर इनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हों तो वो गवाही देंगे। मैं कल यहाँ कह के गया था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप तो 5 लाख तक मिलेगी ही नहीं छूट, बढ़ाई नहीं जाएगी छूट, आप तो ये कह रहे थे। नहीं, आप कल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए। मैंने कहा था ज़्यादा ज़्यादा, ये बैठे थे, पूछिए, मैंने कहा था 50,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे ये लोग। इन्हें आम आदमी, गरीब आदमी की कोई परवाह ही नहीं है। आपने नोटबंदी कर दी, आम आदमी परेशान है, उसके लिए खाने के लिए मुश्किल है, और आप बजट की बैठ के यहाँ तारीफ कर रहे हैं। 1 फरवरी को आपने बजट इसलिए लाए, 5 स्टेट के अंदर चुनाव है, कुछ थोड़ा बहुत दे के लोगों को गुमराह करें और वोट हासिल कर ले। वो भी आप नहीं कर डिपस्टिक कर लेते हैं। राशिद जी, जनता भी यहीं पर है, मेरे सहयोगी गौरव भी है, और आप जुड़े उससे पहले यहाँ कुछ लोगों से बात की थी उन्होंने। क्या जनता को वाकई ये लगता है कि उन्हें चीट किया गया है इस बजट में? लेट्स थ्रो इट ओपन टू देम। गौरव, बिल्कुल, और आप लोगों को बताना है अब कि आपको बजट कैसा लगा। क्या आपके साथ चीटिंग हुई है या आपको लगता है कि आपके साथ इस बजट में कुछ आपके लिए किया गया? जल्दी बताइए सर। मेरा सवाल आपसे है, बताइए पहले, आपको लगा कि इसमें आपके लिए कुछ है? इसमें लिए हमारे लिए बहुत कुछ है, और बहुत कुछ आगे भी दे चुके हैं। 31 दिसंबर को जो मोदी जी ने भाषण दिया था उसमें। पर एक सवाल मेरा आपसे है कि आप बोल रहे हो हमारे साथ चीटिंग हुई है,
क्या दिया था भाषण में, बताओ। सर बहुत कुछ, लोन भी सस्ती की है, ब्याज दरों में कटौती हुई है होम लोन के लिए, ये सब आम आदमी के लिए ही। चलिए, ये आम आदमी के लिए ये और देश कोई की कुछ बोलना जनता की चाहता है? आवाज है। ठीक है गौरव, क्विकली वन मोर व्यू, ठीक देन वी हैव शाहनवाज हुसैन विद मैं अस। एक और रिएक्शन लेता हूं यहां पर, जल्दी जल्दी बताइए सर, आप बताइए। सर मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने कहा कि लोन दे दिया जाएगा सभी को, भाई और बहनों, लोन। और आपसे मैं कहता हूं, मैं झुंझुनू जिले का हूं, राजस्थान से। आप है ना बैंक के अंदर जा करके देखिए, लोन की बात करते हैं, बैंक वाले बोलते हैं ये लेके आइए, पेंशनर लेके आइए। मेरे को बताओ, पेंशनर ही लेके जाएगा? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल नहीं, डिवीजन तो है। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो जनता की आवाज ही सुना ये रहे हैं, हम तो response बिल्कुल है, बिल्कुल ये जनता की आवाज ही सुना रहे हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन इस बीच जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब यहाँ आ सकते आप तो अच्छा होता, आप जनता का मूड भी देखते, विरोध पक्ष का भी मूड देखते, इंडिया इंक का भी मूड देखते। लेकिन शाहनवाज जी, कांग्रेस का ये कहना है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, आम आदमी को दरकिनार कर दिया गया है, किसानों को कुछ नहीं दिया गया, ये बस एक अच्छी बातचीत वाला, अच्छी कमेंट्री वाला बजट है। आपका क्या जवाब है? देखिए, ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। विपक्ष में रहने का मतलब, विरोधी दल में रहने का मतलब, हम अगर चांद और तारे भी ले आए तब भी इनको आलोचना ही करनी है। इस बजट के अंदर इतनी चीज़ें हुई हैं। आम आदमी के लिए ये 10 साल तक हुकूमत में थे अलवी साहब, और इन्होंने 2.5 लाख से 3 लाख नहीं किया, इन्होंने टैक्स पे छूट नहीं किया। ये आज जब हो गया है तो एक आम आदमी को, जो मध्यम वर्गीय लोगों को छूट मिली है, तो इसमें इनको हसद और जलन क्यों हो रही है? अरे आप हमसे नाराज़ होइए, जनता से क्यों नाराज़ हैं? सीधा फ़ायदा उनको मिला है, इसमें आपको एतराज़ है। आप भी अलवी साहब कह रहे हैं कि किसान को तो लोन देना ही नहीं चाहिए, तो आपने लोन दिया था तभी ना माफ़ किया था। यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन मिले लेकिन कम रेट पर किसान को लोन न मिले? इस तरह का आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? किसानों के लिए अगर 10 लाख करोड़ का इंतज़ाम किया गया है, आज 5,000 करोड़ आरंभिक राशि वो सिंचाई निधि में डाली गई है, आज मुद्रा योजना शुरू की गई है, आज प्रधानमंत्री ग्राम आवास में पैसा बढ़ाया गया है, करीब 48,000 करोड़ का बजट ग्रामीण विकास और किसानों के लिए बढ़ाया गया है। तो हमसे हो सकता है कई चीज़ों पर आप इत्तेफाक न रखें, लेकिन अगर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए टैक्स घटाने का काम हमने किया, तो इसके लिए कम से कम अगर तारीफ के शब्द न हो तो निंदा मत कीजिए। यानी इस पर आपको क्या करना चाहिए था? अगर अरुण जेटली जी ने आज क्या करना चाहिए था? शाहनवाज, एक चीज और मैंने देखी जिस पर मैं लौट के आऊंगा आपके पास, एक चीज और मैंने देखी। लेकिन राशिद जी, ये मेरा सवाल आपसे है, और मिस्टर त्यागी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा। सबने सब कुछ कहा, विरोध पक्ष ने अपना धर्म निभाया, शासक पक्ष ने अपना धर्म निभाया। एक जो बड़ी घोषणा इस बजट में हुई है, वो दरअसल हुई है क्लीन पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को जिस तरह से ट्रांसपेरेंट किया गया है, और जिस तरह से ये कोशिश की गई है कि ब्लैक मनी वहां पर नहीं जाए, उस पर कांग्रेस से क्यों कुछ नहीं कहा गया? देखिए, एक बात कहूं मैं आपसे, बहुत अच्छा कदम है। भी ये दिन में सुनाई नहीं दिया कहीं पे। सुनिए, नहीं, बिल्कुल कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम वेलकम करते हैं, 2,000 रुपये तक है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, मोदी जी की जितनी पब्लिक मीटिंग होती हैं, वहाँ बताना चाहिए ये पैसा कहाँ से आ रहा है। जहाँ पब्लिक मीटिंग हो रही है, 1-1 करोड़ रुपए का बन रहा है, वो पैसा ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है? कहाँ से वो पैसा आ रहा है? 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के डाइस बनते, पूरा लाल किला बना देते, पूरा ताजमहल बना देते, और आप ब्लैक मनी की बात करते। त्यागी जी, आपका एक मिनट, मलाया को वापस लेके आए, ललित मोदी को वापस लेके आए, सारा काला धन आपने विदेश में भिजवा दिया, और यहाँ गरीब लोगों को आपने बैंकों के सामने क्यों पे लगा दिया। इस बजट में क्यों नहीं बताया प्रधानमंत्री ने कि आरबीआई, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आरबीआई में कितना पैसा आया? जो पुराने नोट थे, बैंक्स में कितना पैसा है? बैंक्स में कितना पैसा आया है? ब्लैक मनी कुछ खत्म नहीं हुआ। लोगों ने 40%, 60%, 50% पे, आपको भी मालूम होगा, सारा चेंज करवा लिया, और नरेंद्र मोदी जी तमाशा देखते रहे।
मिस्टर आम त्यागी, आदमी क्यों में लगा रहा। राशिद जी मैं आपके पास भी आता हूं लौटकर। हमारे साथ अब रसना ग्रुप के चेयरमैन पीयूष खंबाता भी जुड़े हैं, उनसे एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। शाहनवाज जी, देन आई एम कमिंग बैक टू यू। मिस्टर खंबाता, आपसे मेरी IIM अहमदाबाद में बात हुई थी बजट से पहले भी। वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बजट के लिए आपने भी कई सुझाव दिए होंगे वित्त मंत्री को, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हुई है जो कि जिसकी बात हमने उस समय की थी। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? इज इट अ रिफॉर्म? इस बजट, जो हमारा थीम था वो ये था कि एक जेन नेक्स्ट बजट हो सकता है देश को नई दिशा में ले जाने वाला। नहीं, ये मल्टी फोकस मल्टी सेक्टर बजट है, तो एक नाम देना उसका ठीक नहीं है, पर मेरे हिसाब से इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मैंने जो अहमदाबाद में बोला था कि जो डिजिटल इकोनॉमी को और बढ़ावा देने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से उस पर 2 कदम आगे गए पर 4 कदम पीछे भी गए। हमको थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है। और मेरा मानना है जैसे कि IRTS की भी तुम कहते हो वो कार्ड स्वाइप करोगे तो सर्विस टैक्स नहीं होगा, मेरे हिसाब से काफ़ी ऐसी सर्विसें हैं जो डिजिटल हो सकती है, और जिसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने से आम आदमी ज़्यादा डिजिटल कर दे जाएगा और कर बचेगा। पर जो मेन फोकस ये बजट का जो रहा है वो रूरल इकोनॉमी रहा है। और मैं फूड सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा मानना है कि रूरल एग्री इकोनॉमी को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा काम ये बजट में किया गया है। और बहुत जो इरीगेशन स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड करो, कि आप इंश्योरेंस स्कीम देखो, कि क्रेडिट देखो, बढ़ाइए। और एक बात की, एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फार्मर और एग्रीकल्चर के बीच में, ये सब राइट डिसीजंस है। और मेरे हिसाब से इससे ये फ़ायदा होगा कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा और एग्रीकल्चरिस्ट की इनकम बढ़ेगी, और ये एक राइट स्टेप है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ जो नहीं की गई है उसकी बात में करो, आप आ जाऊँ तुरंत, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को हम सोचते थे बड़ा रिफॉर्म मिलेगा और एक बिग बैंग आएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फ़ायदा होगा। वो मैं नहीं देखा। एक्सपोर्ट एक्चुअली इंडिया का नेगेटिव में जा रहा है, वो उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए मैंने कुछ नहीं देखा। हमने ये भी नहीं देखा सर्विस सेक्टर के लिए, बिकॉज सर्विस सेक्टर का भी और प्रॉब्लम आने वाला, अमेरिका से प्रॉब्लम आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पर इंडिया में कुछ उसका सोल्यूशन निकले। IT सेक्टर की जो थोड़ी बहुत तकलीफें है वो दूर हो गए, वो मैंने नहीं देखा है। और जो ओवरऑल ये हम जो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म डोनेशन, उसमें भी आप एक प्रावधान देखो। 2000 तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप एक बॉन्ड खरीद के दे सकते हो, पर देयर इज प्रोविजन वेयर यू कैन गिव इट एनॉर्मसली। सो वो हिसाब नहीं रहेगा किसने कहाँ किसको दिया। एक रीत से ये अच्छा भी है, पर एक रीत से मैं कहता हूँ व्हाई नॉट, व्हाई कैन बी RTI की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट RTI। शाहनवाज जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? हमारे साथ पीयूष खंबाता जी थे, रसना ग्रुप के चेयरमैन, आपने सुनी उनकी बात, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इलेक्शन रिफॉर्म है उसकी पहली कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री जी शुरू से अपने मन की बात में इस बात को इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में कह चुके हैं, और उसी का प्रकटीकरण है जो कि इस बजट में आपको झलक दिखी है कि पहली बार वो जो लिमिट थी उसको 2000 रुपये किया है, और इलेक्शन रिफॉर्म हम और करना चाहते हैं। इसका तो सब लोगों ने स्वागत ही किया है। तो हम ये मानते हैं कि सरकार की तरफ से ये शुरुआत है। और जहाँ तक इस बजट का सवाल है, सब जगह इसका स्वागत हुआ है। बहुत सी चीज़ें जो उम्मीद थी उस पर पूरा बजट खरा उतरा है, और ख़ुद प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए बजट की खूबियाँ गिनाई हैं। लेकिन जब आप डिबेट पे जाते हैं तो कुछ न्यूट्रल राय हैं, उनका ज़रूर उसकी कदर है। लेकिन कांग्रेस का ये कह देना कि इस बजट में कुछ नहीं हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये कह देना, कांग्रेस ने तो पूरे देश को भड़काने की कोशिश की थी, सड़क पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका लाभ हुआ है, क्योंकि जो अनअकाउंटेड मनी है वो पूरी तरह अकाउंटेड है, और उसमें जो टैक्स स्लैब है उसमें बहुत से लोग बढ़ने वाले हैं। तो इस बजट के अंदर जितनी कोशिश हो सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे हम लोगों ने कहा था कि मनरेगा स्कीम में बहुत से लूपहोल्स हैं, उसको ठीक करके वो पूरी स्कीम को पोखर बनाने में, पौंड बनाने में लगाया गया। करीब 10 लाख पौंड बनाए जाएंगे पूरे देश के अंदर, और उसकी राशि को भी बढ़ाया गया है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बढ़ाया गया है, रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र में बढ़ाया गया है। जो गरीब आदमी से, आम आदमी से जुड़ी चीज़ें, उसकी भी चिंता की है। कॉर्पोरेट टैक्स में भी हमने उसको 5% की छूट उसमें मिली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेहतरीन बजट है, और भारत की तरक्की की रास्ते को और आगे बढ़ाने वाला बजट है। अपनी अपनी अगर कांग्रेस के जो नेतागण बोल रहे हैं, अगर एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं, जो नेतागण बोल रहे हैं उनसे पूछा जाता है, एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ मोहन गुरुस्वामी जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। गुरुस्वामी जी, आपको कैसा लगा ये बजट? देखो, एक काम चलाऊ बजट है। काम चलाऊ काम कर लेता है, मगर इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। बजट में अगर दिशा
बदलना है तो एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को लेना है, उसमें कुछ नहीं है। जो बजट में 85% बजट जो है पहले से तय हो जाता है, क्योंकि आपको पेंशन देना है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको सैलरीज पे करना है, और उसके बाद डिफेंस है, उसके बाद सब्सिडीज है। आपके पास ज़्यादा कुछ पैसा है नहीं खेलने के लिए। तो ये बजट का जो खेल होता है कि किसी को थोड़ा कुछ दे दे इधर। अब फॉर इंस्टेंस कृषि के बारे में बड़ी चर्चा हो रही कि इरिगेशन के लिए हमने पैसा दिया 48,000 करोड़। वो सारा पैसा इन्होंने कुछ नहीं दिया। 7,000 करोड़ बजट है उसका। वो 7,000 करोड़ सारा सैलरीज पे चला जाता है। जो डिपार्टमेंट है बड़ा ढांचा करा हुआ है उनको चला जाता है। किसान के लिए कोई नहर और किनार बनने वाला नहीं है। जो पैसा बाकी है वो नाबार्ड को दिया है। नाबार्ड है कमर्शियल क्रेडिट, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो कमर्शियल क्रेडिट दाम बनाने के लिए नहीं देता है। तो बोरवेल बनाना तो कमर्शियल क्रेडिट देता है। तो खुद का बोरवेल है, किसान का पैसा है, वो लोन ले रहा है और पैसे लगा रहा है अपने खेत पे। और तो सरकार कैसे कहेंगे कि हमने दिया? बिल्कुल। देखिए भाखड़ा रंग डैम तो नहीं बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ ऐसा इनफैक्ट इस बजट में काफी ऐसे, हर बजट में हर साल ये चतुराई होती रहती है। वो तो खैर वो तो सालों से परंपरा रही है। हमारे साथ BM सिंह जी भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं CBDT के। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलिए टैक्स में छूट दी गई, FM ने खुद अपनी स्पीच में ये बात मानी है कि देश में जो टैक्स पेयर्स की संख्या है वो बहुत कम है, उस बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी बात हो रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बजट के बाद, उन्होंने खुद ये कहा कि इस छूट के चलते करीब कुल मिलाकर सरकार को 27-28 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन सामने जो बेस है वो बढ़ भी सकता है, बिकॉज दे आर होपिंग दैट मोर पीपल विल कम फॉरवर्ड टू पे टैक्सेस, क्योंकि स्लैब जो बॉटम का स्लैब है वो 5% हो गया है 10% से। ये वाकई ये संभव है? आपको लगता है टैक्स बेस बढ़ेगा? टैक्स बेस बढ़ सकता है, पर ये छोटी सी छूट देने से नहीं बढ़ेगा खास। देखो 2.5 लाख और 5 लाख में जो पहले 10% था उसका 5% कर दिया, कितना फ़ायदा हुआ? कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर ये टैक्स मशीनरी को डिजिटाइजेशन और इसमें जो इन्फॉर्मेशन अगर आती रहे, कई सोर्सेज से आती है, जो लोग बाहर जाते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन आती जाएगी तो ये इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके लोगों को टैक्स नेट में ले आ सकते हैं। इन्होंने कई बातें की, ये टैक्स छूट दी है। एक वो छोटी कंपनी जो है, जो मीडियम साइज कंपनीज हैं, उनका जो 30% से 25% ले आए, पर उसके ऊपर जो फर्म्स हैं, LLPs हैं, उन पे कोई छूट नहीं दी। आजकल जो कंपनीज बनाता है उनके पास कई रेगुलेशंस वगैरह होती हैं, कई फॉर्म्स, कई रिटर्न्स फाइल करना होता है। LLPs जो पार्टनरशिप फर्म्स पर उतना ही टैक्स रेट है जो पहले था। और जो कई बातें जो ये कर सकते थे, इसमें थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते थे। मैंने ये बात ठीक की है जो पहले की है, इस पर इसमें और बढ़ सकता था। खैर वो हर बजट में होता है कि थोड़ा और हो सकता है। ये जो है ना, जो थोड़ा और राशिद जी कुछ क्विकली। राशिद जी, एक बात तो मैं ये कहना चंदा कोचर जुड़ रही है हमारे साथ। एक बात तो ये कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री से बहुत अदब के साथ, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। गुजरात से बाहर निकलिए, बुलेट ट्रेन चलेगी, गुजरात से चलेगी। बजट के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनेंगे, गुजरात के अंदर बनेंगे। एक झारखंड में भी बन रहा है एम्स, एक झारखंड में, एक गुजरात में। क्या देश गुजरात है? बाहर निकल के आइए और जो भी वादा करेंगे, ये जो भी वादा करेंगे, ये खुद गुजरात से ये कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी गुजरात से हैं। शाहनवाज जी कुछ, अब आपने सवाल उठाया है, शाहनवाज जी जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट। ओके शाहनवाज जी, एक सेकंड। जो वादा करेंगे प्रधानमंत्री वो 2022 का करेंगे। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2022 तक करेंगे। या कम इन शाहनवाज जी बोलिए। अरे भाई 2019 तक हो। इतनी ज्यादा नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। इस बार 2 नए मेडिकल जब आपने बनाए थे तो क्या 50 घोषित कर दिए थे? आपने जब अनाउंस किए थे, अटल जी ने भी पहले अनाउंस किए तो 5 किए थे। इस बार अगर 2 हुए हैं तो गुजरात और झारखंड की जनता से इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं? अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिलते, पिछले कई साल से कांग्रेस गुजरात में कांग्रेस मुक्त है, तो आपको वहाँ पर अगर एक एम्स चला गया, वहाँ गरीबों का इलाज होगा, उसमें भी आपको एतराज़ है। अपने देश में ही तो वो काम हो रहा है। बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगह हुई हैं, लेकिन आप इस तरह से एक स्टेट को ब्लेम मत कीजिए।
आइंदा आपका स्टेटमेंट आपकी पार्टी को बहुत परेशान करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। शाहनवाज जी, एक काम करते हैं, केसी त्यागी जी हैं हमारे साथ जेडीयू से, ही वांट्स टू कम इन क्विकली। त्यागी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इस बजट में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो रहे हैं, वो मनाया जाएगा, वित्त मंत्री ने घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ के साथ उन्होंने घोषणा की है कि साबरमती आश्रम के भी 100 साल पूरे हो रहे, वो मनाया जाएगा। तो गुजरात से जब गांधी चले थे उस समय वो मोहनदास थे, और जब चंपारण पहुंच गए थे तो वहां जाके वो महात्मा गांधी बने हैं। इसलिए जो रोड मैप बनाया जाना चाहिए उसमें चंपारण को केंद्र बिंदु माना जाए, ना कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को। फिर वही जो राशिद अलवी जी कह रहे थे, फिर वही बात होगी, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला चंपारण है। आप तो पड़ोसी हैं शाहनवाज जी, तो कम से कम आज कुछ बजट 100 साल गांधी जी जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सत्याग्रह, अहिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव, गांधी जी को मत बांटिए हैं, तो इस 100 साल मनाए जाने के लिए, जैसे हम बांट रहे, क्या आप बांट रहे हैं? देख, बिहार सरकार ने, मैं कह रहा हूं साबरमती आश्रम भी गांधी जी का है, चंपारण भी गांधी जी का है। हम दोनों, चंपारण का भी सम्मान है और साबरमती आश्रम का भी सम्मान है। अब साबरमती आश्रम से कोई चंपारण का सम्मान नहीं, ये बंटवारा मत कीजिए, दोनों की चिंता होनी चाहिए। ये रीजनल डिबेट करने का मौका है ही नहीं, हम पूरे देश की बात करें। लेकिन एक क्विक काम करते हैं, शाहनवाज जी मैं आपके पास फिर से लौट के आता हूं। हमारे साथ यहाँ पर आज जितनी जनता मौजूद है, ये वो जनता है जिसकी बात सबसे ज़्यादा मोदी जी खुद करते हैं। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, उन्हें मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रहा हूँ। एक छोटा सा डिपस्टिक कर लेते हैं। आप में से जो लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार देश के हित में काम करिए, वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। और आप में से जो लोग ये मानते हैं कि ये सरकार भी बाकी सरकारों जैसी ही है, सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करिए, वो लोग हाथ ऊपर कीजिए। देखिए बड़ा ही मिक्स रिस्पॉन्स है, ना ही कांग्रेस के लिए कुछ खुश होने वाली बात है, आई थिंक ना ही बीजेपी के लिए कोई बड़ा टेक अवे है यहाँ पर। सो आई थिंक लेट्स टेक अ न्यूट्रल व्यू। हमारे साथ अशोक टंडन जी है। अशोक जी, आपने तो कई सारे बजट देखे होंगे, कई सरकारों के देखे होंगे और अलग अलग दौर में देखे होंगे, ग्लोबलाइजेशन से पहले, ग्लोबलाइजेशन के बाद, डिमोनेटाइजेशन से पहले और अब डिमोनेटाइजेशन के बाद। आपको लगता है कि इंटेंट सही था इस बजट में? देखिए, उससे पहले मैं बात करूंगा जो अड्डा में पहले हमने यहाँ बात की थी, उसमें ज़्यादातर नौजवानों ने इस बात की बहुत शिकायत की थी कि वो लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है। आज वित्त मंत्री ने आंकड़ा दिया कि 2 करोड़ लोग विदेश यात्रा में गए, 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी, और टैक्स देने वाले कौन है? सैलरीड क्लास। तो उसको ध्यान रखते हुए 50 लाख से 1 करोड़ जिनकी आमदनी है उन पर 10% सरचार्ज लगा दिया गया है, तो उनको छोड़ा नहीं गया। और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो टैक्स नेट में बहुत जल्दी आती है, उनको छूट दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उस दिन यहाँ भावना थी, उसका थोड़ा सा उसे एड्रेस किया गया है। दूसरी एक बात जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का ये बजट है। यहाँ बहुत सारे नौजवान ऐसे बैठे हैं कि देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला इसमें आया है कि सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम अब एक ही अथॉरिटी लेगी। हम लोग क्या देखते थे कि हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम आ रहा है और साथ में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लैश करता है, राज्यों में अलग। तो सारी एजेंसीज़ को मिलाकर एक एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग CBSE को भी हटाकर ये समझते हैं कि नई नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर हम आमतौर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक और बात, छोटे धंधे वालों को और स्टार्टअप को, ये भी नेक्स्ट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कही गई है, मुझे लगता है इस बजट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बैठे हुए नौजवान कल जब अखबार में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब उसको समझ पाएंगे, जब फाइन प्रिंट आएगी सामने। तो आपने जो बात कही है कि देखिए, उस दिन भी बात हो रही थी, मेरे साथी मोहन गुरुस्वामी कह रहे थे बहुत पॉपुलिस्ट बजट होगा। मैंने कहा नहीं, पॉपुलिस्ट बजट नहीं हो सकता है। इस बजट में ग्रोथ को और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया, इसीलिए सेंसेक्स 500 पॉइंट सीधा चला गया ऊपर। इंडस्ट्री ने वेलकम किया है और पूरी दुनिया इस पर, मैंने उस दिन भी कहा था, ये पहला बजट है जो डिमोनेटाइजेशन के बाद आ रहा है। और डिमोनेटाइजेशन जो की गई है
उसको सारी दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, वो बजट कैसा देती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज दुनिया भर में जो इसका रिएक्शन आ रहा है, दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैं समझता हूँ हम इस बजट को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, एक एक छोटे छोटे बिंदु को पकड़कर अगर देखेंगे। और देखिए राजनीतिक दल तो अपनी राजनीति करेंगे, दोनों पक्ष के करेंगे। जब ये बजट देते थे तो शाहनवाज जी उसको अटैक करते थे, लेकिन मेरा ये एक कहना है कि नौजवान पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो इस बजट की बारीकियों को कल ध्यान से पढ़े अखबारों में, और उसके बाद जजमेंट करे कि क्या उनके फायदे के लिए कुछ बात हुई है कि नहीं। बिल्कुल, डीमोनेटाइजेशन के हम खिलाफ नहीं, काले धन को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, हम इसके खिलाफ नहीं, लेकिन आपने बगैर सोचे समझे, आपको होमवर्क करना चाहिए था, आम आदमी परेशान ना होता, करेंसी को प्रिंट करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये काम आपने ही किया है, दुनिया में हुआ है। आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की, प्लीज कंप्लीट कीजिए। तो डिमोनेटाइजेशन आपको पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए था, ताकि आम आदमी परेशान ना होता। और यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूँगा, चूँकि एक्सपर्ट बैठे हैं। जीडीपी ग्रोथ कम हुई है, और जब से ये सरकार आई है, आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है, जीडीपी की कैलकुलेशन बदल दी है। पहले इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं होते थे, अब शामिल होते हैं। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और हमारे मैथमेटिक्स के टीचर कुर्सी पे बैठ जाते थे, हम हल करते थे, तो वो हम कहते थे कि 2 नंबर कम हैं जो इसका जवाब है उसमें, और हमारे जवाब में 2 नंबर कम आ रहे हैं। तो टीचर कहता था, अरे कोई बात नहीं, 2 नंबर और जोड़ दो, बराबर हो जाएगा। वही काम ये सरकार कर रही है। जीडीपी, यानी आपको लग रहा है आंकड़ों का खेल कर रही है? आंकड़ों का खेल कर रही है। मैं शाहनवाज जी के पास जाऊंगा, लेकिन आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की, इस पर हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मोबीक्विक की को फाउंडर उपासना टाकू हमारे साथ मौजूद हैं। उपासना, वेलकम टू द शो। स्टार्टअप्स के लिए तो हुआ है, जैसे हमने पहले बात की थी बजट के, सो वो 5 साल से बढ़ाकर रिलीफ 7 साल तक कर दी गई। कैशलेस को, डिजिटल इकोनॉमी को काफ़ी थ्रस्ट दिया गया है। ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी, बट एज अ पार्ट ऑफ इंडिया इंक जेंट्री, और जब हम उस चैलेंज के लिहाज से देखें, जैसे अभी पीयूष जी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं दिया गया, जॉब क्रिएशन पर ध्यान नहीं दिया गया, आपका न्यूट्रल व्यू क्या है बजट पे? सी माई व्यू इज़ दैट ये बहुत ही बैलेंस्ड और प्रोग्रेसिव बजट है। आई डोंट नो आप लोगों ने ट्रैक किया हो या नहीं, बट मैं डिजिटल और टेक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने पिछले कई बजट्स के कंपैरिजन में इस बजट में जितनी बार डिजिटल, टेक्नोलॉजी, पेमेंट्स, ये वर्ड यूज़ किए हैं, इसके ऊपर मैंने ध्यान दिया। एंड नॉट जस्ट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जब इसकी बात हुई, जब एग्रीकल्चर की बात हुई तब भी टेक्नोलॉजी की बात हुई, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई तब भी डेटा एंड ऑप्टिक फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की बात हुई। सो सम ऑफ द थिंग्स आई थिंक आर अमेजिंग। मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन का बजट है, बिकॉज इसमें फोकस है, हमारी आधी कंट्री 25 ईयर्स से लेस एज की है, उन सबको एजुकेशन चाहिए, उनको डेफिनेटली इंटरनेट भी चाहिए, बिकॉज इंटरनेट इज़ एक्सेस टू सर्विसेज। इसमें आगे जो बेस लाइन इनकम टैक्स है, जो 3 to 5 lakhs में जो टैक्स ब्रेक भी है, 10 से 5% हो गया है। आई थिंक इट्स अमेजिंग। इट विल मीन दैट लेस पीपल विल इवेट टैक्स, ज़्यादा लोग अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे, टैक्स पे करेंगे, विच ऑल्सो मीन्स दैट दे विल गेट एक्सेस टू क्रेडिट, they will get access to loans, whether it's education loan or whether it is home loan or vehicle loan, at much cheaper prices. All of this is very positive. It's in the right direction is what I would like to say. लेकिन जो राशिद जी ने बात कही, शाहनवाज जी मैं आपके पास आता हूँ इस पर। राशिद जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल कर रही है। ये जब सरकार में खुद थे तो आंकड़ों की बाजीगिरी करते थे, और इसमें इनके वित्त मंत्री माहिर थे। तो ये आज जब एक रियलिस्टिक बजट है, जिसके लिए ओपिनियन जो लोग इंडिपेंडेंट व्यू रख रहे हैं उनके व्यू भी इससे मिलता हुआ है, तब भी राशिद साहब को अब समझना चाहिए कि सिर्फ आलोचना नहीं, कम से कम ठीक है अभी तो चुनाव है, वहाँ चलेंगे, भाषण होगा, लेकिन जब ये कुछ अच्छा काम देश के लिए हुआ है तो उसका स्वागत भी कर दीजिए। डिमोनेटाइजेशन पर चर्चा ले आते हैं, कहते हैं ये बड़ा ख़राब फैसला था, बिना तैयारी के था। तैयारी यही थी कि आप लोगों को सूचना दिए बिना किया गया था, यही तैयारी थी। पूरी तरह तैयारी से उठाया गया, सोच समझ के उठाया गया ये फैसला था,
और इस फैसले को देश की जनता का समर्थन मिला। लाख उसमें त्यागी साहब का भी समर्थन मिला, जेडीयू का। वो बैठे हैं हमारे पहले पुराने साथी, आजकल हमारे साथी नहीं हैं, विरोध में हैं, लेकिन देश के हित में अच्छा फैसला था तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जैसे नेता ने, नवीन पटनायक जी ने सपोर्ट किया। और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि इस मुद्दे पर देश को बांट दिया जाए, लेकिन देश बटा नहीं, प्रधानमंत्री के साथ काले धन के खिलाफ अभियान में साथ रहा है। तो इसको नकारिए मत, ये आप इसकी जितनी आलोचना कर लें, लोग इसको कामयाब फैसला मान रहे हैं और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं इस समय उसमें ज़्यादा नहीं लूँगा। आप देखिए शाहनवाज जी, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली डीमोनेटाइजेशन और ये बजट, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जवाब जनता कांग्रेस और बाकी विपक्ष को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देगी। नहीं, मैं उसको चुनाव से नहीं जोड़ता, मैं तो इसको देश से जोड़ता हूँ। काले धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान है जिसमें विपक्ष के भी कई दल साथ आए। कांग्रेस को कहना चाहिए कि हमसे भूल हो गई, इस मुद्दे पर उनको विरोध नहीं करना चाहिए था। हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि कांग्रेस डिमोनेटाइजेशन का विरोध करेगी, लेकिन कांग्रेस ने करके जहाँ जहाँ कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं सब जगह कांग्रेस को इसमें हार मिली है। और 5 राज्यों के चुनाव है, अगर इसको ये मुद्दा बनाएंगे, ऐसे तो हम मुद्दा विकास के मुद्दे पर कई राज्य में चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तेजी से, जहाँ जहाँ 2 जगह कांग्रेस की सरकार। जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी ना, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग इस समय दर्शक हमारे मौजूद हैं, उसमें यूथ काफ़ी बड़ी मात्रा में है। मैं मेरे सहयोगी गौरव के पास जाना चाहूँगा। गौरव, आई कैन सी देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हियर। आप किसी 1 या 2 से ये पूछ सकते हैं कि उनकी इस समय फीलिंग क्या है देश में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, डीमोनेटाइजेशन हो, इन सब में कहीं उनके मुद्दे जो है वो एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्विकली वन वर्ड फ्रॉम देम। बिल्कुल, और मैं वो पूछूंगा उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आपने भी इलेक्शंस का जिक्र किया, अलवी साहब केवल यूपी का जिक्र कर रहे हैं, लग रहा है साइकिल की सवारी सर को पसंद आ रही है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और किसी राज्य का जिक्र नहीं किया। सर 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आप ये बताइए, जो मैं आ रहा हूँ सर, मैं यूथ में बात करके आता हूँ, आप बताइए जो पूछ रहे हैं क्या लगता है? मेरे 2 सवाल सीधे मोदी जी और शाहनवाज जी से हैं। हाँ जी। कि जो ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसमें कितना काला धन आया है और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, पहला सवाल। बिल्कुल ठीक है, एक सवाल और बस मैं आता हूँ, मैं एक सवाल दूसरा सवाल और यहाँ पे कोई और मैं आता हूँ, बैठिए बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा सवाल सीधा बीजेपी से है। सर एक तरफ आप लोग गांधी जी को खादी, बैठिए मैं आता हूँ आपके पास, एक तरफ आप लोग गांधी जी को खादी के उससे हटाते हो और दूसरी तरफ 100 साल मनाने की बात करते हो, तो ये भी सर एक डुअल गेम है। तो ये समझ में नहीं आया सर जनता को। बजट पे कोई सवाल? बजट पे सर एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं है, यूथ के लिए कुछ नहीं है। शाहनवाज जी, ये शिकायत, शाहनवाज जी से जवाब लेंगे। ऑलराइट शाहनवाज जी, ये शिकायत है काफ़ी लोगों की। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात की, इनफैक्ट राहुल बजाज हमारे साथ जुड़े थे अपनी पहली प्रतिक्रिया देने के लिए बजट के बाद। उन्होंने भी ये कहा कि जॉब क्रिएशन पे, मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप करने के लिए और फोकस हो सकता था बजट में। फिरोज जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ये कहा। ये सारे दे आर डोमिनेंट प्लेयर्स इन देयर डोमेन। इन सबको भी ये लगता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस रह गया बजट में। देखिए, जो सवाल यहाँ पर जनता से आया, वो सवाल कि काला धन कितना आया, वो एक एक पाई का हिसाब हम देश को देंगे। प्रोसेस चल रहा है और आज भी उसका जिक्र वित्त मंत्री जी ने इशारे में किया है कि 2 करोड़ लोग विदेश जाते हैं और टैक्स कितने लोग देते हैं। तो जो लोग अनअकाउंटेड थे वो काउंट हो गए हैं और जिनका काला धन था उन पर कार्रवाई बहुत सारी हो गई है और वो होगी भी। दूसरा, जो आपने गांधी जी के पोस्ट की शताब्दी की बात कही, चाहे वो चंपारण में हो या साबरमती में, तो आप जाने कि जो कैलेंडर की बात हो रही है, कैलेंडर पे किसी मॉडल की तस्वीर खादी पहने हुए छप सकती है। और अगर देश के प्रधानमंत्री खादी का और गांधी जी के सपनों का प्रचार करें, उसमें भी कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो गांधी जी के चरखे का प्रचार करना, गांधी जी के विचार का प्रचार करना, गांधी जी के खादी का प्रचार करना, ये कहीं से गलत नहीं है। हम सबको लेकर चलते हैं और आज हमारी सरकार गांधी जी के विचारों को लेकर चलने वाली सरकार है। हमने गांधी जी से नाम नहीं लिया, बल्कि हमने उनसे काम लिया है। जिस तरह वो जो काम चाहते थे वो हम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ उनका नाम लेती है।
तो ये अंतर है नरेंद्र मोदी जी की सोच में और अन्य लोगों की सोच में। इस बीच चलिए और एक राय सुन लेते हैं। हमारे साथ और एक खास मेहमान मौजूद हैं। चंदा कोचर, देश के सबसे बड़े बैंक्स में से एक की हेड, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड यू नो, वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। यहाँ पर बजट को लेकर जो डिबेट चल रही है उसमें सबसे बड़े दो मुद्दे उभर कर आए हैं। क्रक्स जो अब तक हमारी जिनसे बात हुई उसमें यह है कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कुछ चीज़ें हो सकती थी जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर जॉब्स क्रिएशन के ऊपर और बात हो सकती थी। बट व्हाट इज़ योर व्यू? आप इस बजट को कैसे देख रही हैं? अब से एक तो आई थिंक ये जो बजट है इसने बहुत ही बैलेंस तरीके से कुछ प्रायोरिटीज़ को अच्छी तरह से बैलेंस किया है। हमारी प्रायोरिटीज़ अभी एक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ है और उसको फिस्कल प्रूडेंस के साथ बैलेंस किया गया है। आई थिंक ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है इस बजट की। और दूसरा अगर देखें तो जब इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की बात हो रही है तो वहाँ पे भी एक्चुअली सभी सेगमेंट्स ऑफ द सोशो इकोनॉमिक सिस्टम उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए सभी एरियाज़ पर फोकस किया गया है। तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रूरल इकोनॉमी हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे यूथ हो, पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड हो, तो आई थिंक एवरी सेक्शन ऑफ द सोशो एंड इकोनॉमिकल सोसाइटी हैज़ बीन थॉट ऑफ एंड प्रायोरिटीज़ हैव बीन एलोकेटेड देयर। मैम, साथ ही ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद हमें कई लोगों के व्यूज़ मिले। एक जो बेसिक सवाल उभर कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक तो क्या वाकई इज़ देयर अ डिमांड, उतना क्रेडिट डिमांड में है इस समय, और दूसरा कुछ मंत्री जिनसे हमारी बात हुई उनका ये दावा था कि क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इतना कुछ किया गया है एंड ऑल्सो मोर मनी हैज़ बीन लेफ्ट इन द पॉकेट ऑफ कॉमन मैन, तो इससे ओवरऑल क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ेगा और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी कैटेगरी में ब्याज की दरें घटेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, एक तो ऑफकोर्स ब्याज की दरें जैसे आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी घटना शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट जो दिसंबर और जनवरी के महीने में जो आपने देखा ब्याज की दरें कम हुई हैं और ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिला है उससे इस सेगमेंट को एबिलिटी मिलती है दूसरे फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग भी रेज करने की। तो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है ब्याज दरों के हिसाब से। पर मैं और भी कहूँगी कि जो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेगमेंट्स होते हैं जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, आई थिंक इनका बेनिफिट इकोनॉमी पर मल्टीपल टाइम्स होता है। एक तो ये है कि इसका सिर्फ एक डायरेक्ट ग्रोथ पर बेनिफिट नहीं होता है, इनफैक्ट जो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे मतलब काफ़ी कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज़ के सेल्स बढ़ते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, कंस्ट्रक्शन हो एंड सो ऑन। दूसरा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और थर्ड, इससे ग्रोथ भी इंक्लूसिव होता है। तो एक्चुअली ये जो कुछ सेगमेंट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे 2-3 अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट्स होते हैं, न कि सिर्फ एक डायरेक्ट इम्पैक्ट। राइट, लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम। दो सबसे बड़ी हाइलाइट्स इस बजट की जो कि आपको अच्छी लगी या फिर पॉजिटिव लगी, एंड 2 एनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज विच कुड हैव बीन डन इन द बजट पर वो नहीं हो पाई। वेल, आई थिंक जो मुझे पॉजिटिव लगा, मैंने आपको कहा कि एक तो ये जो ग्रोथ की तरफ हमने काफ़ी कुछ एलोकेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर का किया है और साथ में एक फिस्कल प्रूडेंस का डायरेक्शन रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमने बात की है यहाँ पर, स्पेशली अराउंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी एट्सेट्रा के हिसाब से, चाहे वो FIPB की तरफ से देखा जाए या जो दूसरे टैक्स रिलेटेड सिंप्लीफिकेशंस की बात की गई है, तो आई थिंक वो भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ से काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स हैं। और थर्ड है जो डिजिटल पुश, उसको भी हम आगे ले जा रहे हैं। एंटायर ये पेमेंट सिस्टम रेगुलेशन की बात,
जो आधार बेस्ड पॉस टर्मिनल्स, जो 2500 करोड़ के मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, रेफरल स्कीम, पे बैक स्कीम एंड ऑल दैट, आई थिंक ये पूरा जो पुश है टुवर्ड्स डिजिटल वो एक साइज ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ाएगा और इस तरह भी ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. So there are no missed opportunities according to you. Hello? No ma'am, I was trying to ask you कि there are no missed opportunities in this budget. Well, I think actually it's very, very comprehensive. We can always say, could we have increased the limit for, interest deduction against home loans? So there are some of these things that one can always keep aspiring for more and more. But is there any big thing that has been missed out? I would say no. I think in terms of big trends, all of them have been actually balanced very well. I think that is the big positive of this budget. Absolutely. All right, मैम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. उस लड़के ने जो सवाल किया था बहुत इम्पोर्टेंट था. काला धन कितना आया ये तो पता चले, और दूसरा ये शाहनवाज जी आप सुन रहे हैं जल्दी, बिकॉज मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं जो समय निकाल कर आए हैं. आई हैव टू टेक देयर व्यूज आल्सो. इन सबके अकाउंट में 15 लाख कब आएगा वो भी बजट में नहीं है. खैर 15 लाख आने की बात तो हुई नहीं थी, वो तो बात हुई नहीं थी. शाहनवाज जी क्विकली, काला धन कितना आया ये सवाल आज हमने इनफैक्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से भी पूछा, उसका जवाब अभी तक मिला नहीं है. क्विकली और रिएक्शन ऑन दैट. लोग हरदम ये कहते हैं, हर डिबेट में कहते हैं इनको 15 लाख चाहिए. अरे देश में 10 साल में 15 लाख करोड़ का स्कैम करने वाली पार्टी अब कहती है कि उसको 15 लाख अकाउंट में चाहिए. आपसे वादा नहीं हुआ, देश की जनता से जो वादा हुआ है कि देश में या विदेश में जो भी काला धन है एक एक पाई निकालेंगे, और कोई अगर गलतफहमी में है कि काला धन रख के वो बच जाएगा तो ये गलतफहमी किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है. पूरी तरह कमिटेड होकर प्रधानमंत्री काले धन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और कांग्रेस ने इसको मजाक बना दिया. 15 लाख कब आएंगे? आपने जुमला बनाया है, हमने नहीं बनाया. हमने कहा जितना भी पैसा होगा उसको लेकर आएंगे और एक एक पाई लेकर आएंगे, और इसी तरफ कदम उठा रहे हैं प्रधानमंत्री. पॉलिटिकल वॉर. आई थिंक शाहनवाज जी एक इंपॉर्टेंट फीडबैक ले लेते हैं. पीरूज खंबाता इस समय हमारे साथ जो मौजूद है रसना के ये उसी तबके की बात कर रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, किसान की, डेयरी वर्कर्स की, एग्री फार्मिंग की. इनकी पीरूज, इनके लिए क्या मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है इस बजट में? और साथ ही टैक्स, बिकॉज आपने काफी डिटेल एनालिसिस दिया था. मेरे हिसाब से एक एसएमई सेक्टर को जो 25% लागी है टैक्स पे, बहुत अच्छी चीज की है. पर कॉर्पोरेट इंडिया की ये डिमांड थी कि जब पूरी फॉर्मल इकोनॉमी हो रही है और जीएसटी होने वाला है तो होल प्रोमिस कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर को और कम टैक्स होवे, जिससे और ऑनेस्ट टैक्स पेयर आ गया है. वो मेरे हिसाब से और होना चाहिए. मेरा ये मानना है कि जो 25% का स्लैब है वो और 20 कर सकते थे, और मैक्सिमम स्लैब 25% कर सकते हैं. और जो मैं हमेशा मानना चाहता हूँ कि जो सबसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो है सैलरीड क्लास. और ये एक सही चीज है कि वो 2.5 के बदले उसको 5 लाख कर देना चाहिए. उससे जो डिफरेंस होएगा, जो बजट का डिफरेंस है, दैट यू टेक फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप्स जो आपने लिया है, पर एटलीस्ट 5 लाख तक को इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए था. तो ये मेरी सोच थी ऐसी, पर वो नहीं हुआ है. पर जो एक चीज़ बड़ी हुई जिसको हम अभी एनालाइज नहीं किया है वो है कि ये जो बजट में जो आपने एग्जैक्ट पोस्ट किया कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ावा मिलेगा, और उसके कारण ये होने वाला है कि जो एग्री इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा उससे एफएमसीजी सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा. क्योंकि एफएमसीजी का जो मेन ग्रोथ आता है, आप टूथपेस्ट देखो, शैम्पू देखो, सॉफ्ट ड्रिंक देखो, रूरल सेक्टर से आता है. और मैंने ये देखा है कि जब भी बजटों में ज़्यादा एम्फोसिस एग्री और रूरल इकोनॉमी को हुआ है तो उसका सीधा बेनिफिट एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ पे आता है. एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक की प्राइस पे भी आता है एक्चुअली स्पीकिंग. और ये मैं देख रहा हूं कि ये बजट से आ सकता है, और ये अच्छी चीज है बिकॉज रूरल इकोनॉमी के हाथ में जब डिस्पोजेबल इनकम आता है दे लाइक टू स्पेंड ऑन एफएमसीजी. तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा पॉजिटिव आउटकम ये बजट का मैं देखने जा रहा हूँ. उपासना, आई एम कमिंग टू यू. आप जो पॉलिटिकल वॉइस है वो ऑब्वियसली अलग रहेगा, बट आप खुद जो डीमोनेटाइजेशन के बाद की इम्पैक्ट है उससे जुड़ी हुई रही है, पूरी डिजिटल इकोनॉमी से, कैशलेस से.
आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? जो देश की जनता है उसने कितना ओपनली एम्ब्रेस किया है इस पूरे मूव को? वेरी क्विकली। अमेजिंग रहा है मोमेंटम। आई थिंक स्मॉल बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजिटल पेमेंट्स का जो अडॉप्शन रहा है, हमारे लिए नहीं, बैंक्स के लिए और बाकी पेमेंट कंपनीज के लिए भी बहुत ही फास्ट रहा है। एज एन एग्जाम्पल आप ये सोचिए, हम अभी बैठे हैं सेंट्रल पार्क में न्यू दिल्ली के बीच में, बिल्कुल यहाँ पे जितनी भी पार्किंग है, चाय की दुकानें, कॉफ़ी की दुकानें, नीचे मेट्रो है, आज तक कौन उसमें कार्ड से पेमेंट कर रहा था? और अब लोग कर रहे हैं, या वॉलेट से कर रहे हैं या कार्ड से कर रहे हैं। तो ज़माना बदल रहा है और लोगों को जैसे जैसे और पॉलिसी डिसीजंस दिखाई देंगे कि बेनिफिट है डिजिटल पेमेंट करने से, मेरी हिस्ट्री बन रही है, मेरी क्रेडिबिलिटी बन रही है, इससे मुझे फ़ायदा होगा, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा एडॉप्शन बढ़ता ही जा रहा है। आपने एक जो अहम चीज़ कही, और इसी पर इनफैक्ट मैं मोहन गुरुस्वामी जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा वेरी क्विकली, वी जस्ट हैव 2 minutes नाउ, आई एम टोल्ड। नए ज़माने का बजट, ये कीवर्ड है। देखिए, वेरी सिंपल, डिजिटल इकोनॉमी में 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 40 लाख। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। प्रति साल एम्प्लॉयमेंट मार्केट में 1 करोड़ 20 लाख लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जो जॉब क्रिएशन करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है, कंस्ट्रक्शन में करना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बजट इज ओनली 13%। राइट। तो इसका मतलब 90 रुपये खर्च होता है 10 रुपये के काम के लिए। तो ये सोचिए, ये जो पेस है इसको रिवर्स नहीं किया है, तो ये बड़ा मौका गया। तो ये डिजिटल कह रहे हैं, ये हवा है, कुछ लोगों के लिए फायदा है इसमें, आपके लिए फायदा है मैडम, तो ठीक है, आप अपनी जगह रहिए। कि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उससे 8 साल पहले से मैं यही काम कर रही हूँ, तो फायदा देश के लिए ही है अल्टीमेटली। For a country like India, we cannot have 90% cash payment. Firuz wanted to come in quickly. We have just 30 seconds. हाँ फिरोज। नहीं, एक चीज है कि डिजिटल आज गाँव में भी डिजिटल का यूज हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज मैंने बोली कि टैक्स कम किया जाता है डिजिटल पे, और ज्यादा यूज होता है, क्योंकि फायदा ये होता है कि नहीं, और टैक्स कलेक्शन बढ़ता है उससे। राशिद जी, तो एक तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, और एक आखिरी बात मैं ज़रूर आपसे कहूँ जिस पे किसी की नज़र नहीं जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी अब, वो नीति आयोग स्टेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देगी। इसका मतलब है कि वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, चाहे आपको दें चाहे ना दें, परफॉर्मेंस का कोई आपके पास मशीनरी नहीं है। बिल्कुल। तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जा रहे हैं। आखिर फाइनल कमेंट फ्रॉम यू शाहनवाज जी, आई जस्ट हैव 10 seconds फॉर यू, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू, जो राशिद जी ने कहा अभी, और साथ ही जो कंसर्न है जॉब पैदा कीजिए राशिद साहब, बल्कि ये बात याद रखिए कि जितना पैसा स्टेट को जाता था उससे ज़्यादा परसेंटेज स्टेट को जा रहा है, और फिर जीएसटी भी आने वाला है, तो कहीं स्टेट को पैसे में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और नीति आयोग कुछ पैमाने बने हैं, उसको अलग है, लेकिन जो स्टेट को पैसा जाता था पहले, आपके दौर में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा का पैमाना हुआ है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी जब राज्य में मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कितनी ज्यादतियाँ की वो देश जानता है। इसलिए उन्होंने राज्यों के हितों की पूरी रक्षा हो और टीम इंडिया बनकर काम हो, इसका पूरा ध्यान रखा है। बैठे हुए हैं त्यागी जी, 10 seconds फॉर यू। त्यागी जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू, 10 seconds फ्रॉम यू। 2.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के मौके पर बिहार में जो वायदे बिहार की जनता से किए गए थे, स्पेशल राज्य का दर्जा दूंगा, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, बताओ कितना चाहिए, वो वायदे किए थे। एक नए पैसे का ग्रांट बिहार के किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं दिया गया है। और गुजरात जैसे संपन्न राज्य को एम्स दिया गया है, जो ईस्टर्न इंडिया है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है, नहीं, रोड में पैसा दिया। तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि कई वादे हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। एंड आई थिंक जो इस बातचीत का, पिछले 1 घंटे की बातचीत का सार जो निकला है, या फिर जनता की भी जो राय है, वो यही है कि बहुत कुछ हुआ लेकिन और बहुत कुछ हो सकता था। शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। त्यागी जी, आपका भी शुक्रिया।
उपासना, थैंक यू, आप हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुई। मिस्टर सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया। मिस्टर टंडन, मिस्टर गुरुस्वामी, आपने अपनी बेबाक राय रखी। राशिद जी, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच। और पीरूज जी, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही गौरव, आपका भी शुक्रिया। आपने बजट के बाद पहली बार जनता की राय हम तक पहुँचाई।